जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर कोर्स कोड 8615 के 8th लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। अगरचे आज मेरा गला ख़राब है, लेकिन शेड्यूल ना तोड़ने की गरज से मैं ये वीडियो फिर भी कर रहा हूँ। आज के वीडियो में हम CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उस पर बहस करेंगे कि वो क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके प्रिपेयर करने में उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वीडियो के आगाज़ से पहले रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर सुनने के बाद अगर लेक्चर पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई क्यूरी आपके जहन में हो तो कमेंट्स में ज़रूर आप क्वेश्चन पूछें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जब देखते हैं तो इसमें क्या है कि इट इज़ द सिक्वेंशियल एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्चुअली हमने प्रोजेक्ट की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनका सीक्वेंस इसमें बनाना होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सीक्वेंस बनाते हुए उनके जो पाथ होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं और उनमें कुछ पाथ क्रिटिकल पाथ कहलाते हैं और कुछ क्रिटिकल नहीं होते। इनकी तफसील आगे क्रिटिकल पाथ के बाद में पढ़ेंगे। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स का क्रिटिकल पाथ एक होता है, लेकिन चंद एक ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं। ये मेथड फर्स्ट टाइम जो है 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए पहले यूज़ हुआ था। उसके बाद देखिए क्रिटिकल पाथ इज़ बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इसमें चूँकि हमने शेड्यूलिंग करनी होती है तो शेड्यूलिंग करने के लिए जो टाइम हमने एस्टिमेट करना होता है उसमें मैथमेटिक्स वगैरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एनी प्रोजेक्ट वेयर देयर इज़ इंटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़। ये बात काबिल गौर है। सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि इसमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंटर डिपेंडेंट होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। जो इंडिपेंडेंट होती हैं वो हम पैरेलल की सूरत में उन्हें डील करते हैं और जो इंटरलिंक और इंटरडिपेंडेंट होती हैं उनको हम सीक्वेंशियल नेचर में डील करते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है कि एक्टिविटी स्पेसिफिकेशन। एक प्रोजेक्ट के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होनी होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, उसकी हेल्प से हम देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कुल कितनी एक्टिविटीज़ हमें चाहिए। जब हम एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बना लेते हैं तो दूसरे स्टेप पे जाके उनके सीक्वेंस को हम एस्टेब्लिश करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी हमने पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है और कौन सी एक्टिविटी एट ए टाइम हमने करनी है, यानी पैरेलल सूरत में करनी है। जब ये भी हम तय हो जाए, सीक्वेंस भी बन जाए, तो फिर हम एक नेटवर्क डायग्राम उससे बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम में ये होता है कि इसमें हम करते हैं कि एक यानी एरोस की मदद से हम डायग्राम बनाते हैं और इसके लिए आजकल तो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। प्राइमावेरा जो है ये पुराना सॉफ्टवेयर है। आजकल क्लिकअप और लिक्विड प्लानर जो है ये सबसे ज़्यादा है। इन सॉफ्टवेयर की मदद से हम नेटवर्क डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं। अब चौथी स्टेप ये है कि जब नेटवर्क डायग्राम हमने बना लिया, ड्रा कर लिया, उसके बाद एस्टिमेशन फॉर ईच एक्टिविटी, यानी यहाँ पे टाइम एस्टिमेशन हमने करनी है और दिस कुड बी डायरेक्ट आउटपुट फ्रॉम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो हम WBS की मदद से यहाँ टाइम का भी हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हर एक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा और इस तरीके से हमें कुल प्रोजेक्ट के टाइम का भी पता चल जाएगा। और पाँचवें नंबर पे है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। अब जब हम नेटवर्क बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, तो उस पर बहुत सारे पाथ बनते हैं और उसमें सबसे जो लंबा पाथ होगा जिस पे ज़्यादा टाइम लगेगा उसे हम क्रिटिकल पाथ मेथड कहते हैं। अभी कुछ मतलब टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसमें कुछ टर्म आगे इस्तेमाल होती हैं, उनका हमें पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहली टर्म है अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का वो स्टार्ट टाइम जो उससे पिछली एक्टिविटी मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद अगर ये स्टार्ट होता है तो वो अर्ली स्टार्ट टाइम कहलाता है। उसके बाद है अर्ली फिनिश टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम से लेकर जितना उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में टाइम लगता है उसको ऐड कर दिया जाए तो जो टाइम निकलेगा वो अर्ली फिनिश टाइम बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम किसी भी एक्टिविटी का वो फिनिश टाइम होता है
जो अगरचे लेट होता है लेकिन इतना लेट नहीं होता कि प्रोजेक्ट लेट हो जाए। यानी बाज़ औक़ात हमें कुछ एक्टिविटीज़ में स्पेस मिल जाता है, मसलन एक्टिविटी 2 घंटे की या 2 दिनों की है, हमें 3 दिन मिल जाते हैं, तो उसमें हमें 1 दिन की गुंजाइश यानी मिल गई है। 1 दिन वो जो है वो फ्लोट पीरियड कहलाता है, वो आगे पीछे हम कर सकते हैं। अगर पहले 2 दिनों में करें तो वो फ्लोट पीरियड जो है वो आखिरी दिन बच जाएगा, और अगर हम पहले दिन नहीं करते तो वो फिर आखिरी 2 दिनों में कंप्लीट होगी, और आखिरी 2 दिनों में जब कंप्लीट होगी तो उसका जो फिनिश टाइम होगा वो लेटेस्ट फिनिश टाइम कहलाएगा। उसके बाद है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है उसमें से जो एक्टिविटी पे जो जितना टाइम लगा है वो अगर माइनस कर दें तो आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकल आएगा। इन टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज ना हो, ये देखने में कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन आगे जब डायग्राम आएंगी मैं वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ओके हो जाएंगे। अब मैंने एक लफ्ज़ बोला था फ्लोट टाइम, अब उसका जिक्र करते हैं। फ्लोट टाइम को अगर मैथमेटिकली हमने निकालना है तो अर्ली स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का जो डिफरेंस है वही फ्लोट टाइम है, या अर्ली फिनिश टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम का जो डिफरेंस है वो फ्लोट टाइम होगा। तो फ्लोट टाइम एक्चुअली मैं सादा लफ्ज़ों में समझाऊँ तो वो वक्त होता है कि जिसमें अगर वो एक्टिविटी अगर इतनी लेट भी हो जाए तो प्रोजेक्ट लेट नहीं होता। जिस तरह की मैंने मिसाल दी, एक एक्टिविटी के लिए आपको 3 दिन मिल गए हैं, एक्टिविटी 2 दिन की है, तो वो जो 1 दिन फालतू उसके पास मौजूद है वो फ्लोट टाइम है। अगर वो 1 दिन वो एक्टिविटी लेट भी होती है तो वो अपने गिवन टाइम 3 घंटे के अंदर फिर भी कंप्लीट हो जाती है और प्रोजेक्ट डिले नहीं होता। उसके बाद देखते हैं कि हम क्रिटिकल पाथ जो है अभी स्टेप पे वो क्या होता है। क्रिटिकल पाथ की आगे डायग्राम भी आएगी, वहाँ पे भी मैं क्लियर करूँगा। जब हम नेटवर्क बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, एक्टिविटीज़ का, तो उसमें कई पाथ हमें नज़र आते हैं। जो पाथ सबसे लंबा हो ड्यूरेशन के हिसाब से उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। अब उस पर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक बात याद रखिएगा कि उन एक्टिविटीज़ जितनी भी क्रिटिकल पाथ पे होती हैं उनके पास फ्लोट टाइम नहीं होता, वो लेट नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पे उन एक्टिविटी का पता चलता है कि जो हम लेट नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ हमें उन एक्टिविटीज़ का भी पता चलता है कि जिनके साथ हमें फ्लोट टाइम अवेलेबल होता है, और वो छोटी मोटी लेट हो भी जाए तो हम कर सकते हैं, उससे प्रोजेक्ट को डिले होने में ये डिले नहीं होता उसमें। अब आखिरी स्टेप क्या है कि जब आपने नेटवर्क बना लिया, क्रिटिकल पाथ भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब जो आपका प्रोजेक्ट चलेगा आपने इसी तरीके से जो क्रिटिकल पाथ डायग्राम है वो आपने साथ साथ कंप्लीट करनी है। मसलन किसी एक्टिविटी पे एक्चुअली जितना टाइम लगा वो आपने नोट करते जाना है। इस तरीके से जो आप आगे चलेंगे आपको पता चलेगा कि आप ट्रैक पर हैं या नहीं है, या आप लेट तो नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस लिहाज से ये होगा कि दिस गिव्स मोर रियलिस्टिक फिगर। ऐसा करने से हमें सही पिक्चर सामने आएगी कि हमारा प्लान स्ट्रक्चर क्या था, प्लान डायग्राम क्या थी, और एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सीपीएम लिखे गए हैं। ये हम एलिमेंट चारों देख चुके हैं। पहला एलिमेंट है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। पाथ एनालिसिस आगे हम मज़ीद करेंगे। फ्लोट डिटर्मिनेशन, फ्लोट टाइम भी हमने इसका जिक्र कर लिया। उसके बाद अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश टाइम का भी जिक्र कर लिया, और लेट स्टार्ट और लेट फिनिश का भी हमने जिक्र कर लिया। इसकी कैलकुलेशन जो है उसमें मैं मज़ीद नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके जो कोर्स का स्कोप है, आई थिंक कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है प्योर उसमें उसका स्कोप, इस टॉपिक का स्कोप और है, वहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आपके लिए मैं इतना ही काफ़ी समझता हूँ, उनके नाम बताना ही। अब ये डायग्राम आपके सामने है, ये एक नेटवर्क डायग्राम बना हुआ है सीपीएम का। अब इसमें एक पॉइंट स्टार्ट है जहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एक फिनिश है। उसके दरमियान में देखें एक्टिविटीज़ के नंबर लिखे हुए हैं और उसके ऊपर उनका टाइम लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इन टाइम को एग्ज्यूम कर लें, डे कर लें, वीक कर लें, मंथ कर लें। अब यहाँ से हमें 3 पाथ नज़र आ रहे हैं। पहला पाथ अगर हम देखें, स्टार्ट से लेकर एक्टिविटी 1 की तरफ जाएँ, फिर एक्टिविटी 3 की तरफ जाएँ, फिर एक्टिविटी 4 की तरफ, और फिर फिनिश की तरफ। ये एक पाथ बन गया। दूसरा पाथ ये है कि स्टार्ट से लेकर एक्टिविटी 2 पर जाएं, फिर ऊपर चले जाएं 3 पर, फिर 4 पर, और फिर 5 पर। ये दूसरा पाथ बन गया। तीसरा पाथ हमारे पास ये हो गया कि स्टार्ट से एक्टिविटी 2 पर, फिर एक्टिविटी 5 पर, और फिर फिनिश पर। ये तीसरा पाथ बन गया। अब ये पाथ जो है 3 हैं, इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ एक पाथ अडॉप्ट करना है तो बाकी पाथ पे जो एक्टिविटी है वो करने की ज़रूरत नहीं है,
करने हमें सारे पढ़ने हैं, सिर्फ हमने डायग्राम इसलिए बना ली है ताकि हमें पता चले कि कौन सा काम सीक्वेंस में आएगा, कौन सा पैरेलल आएगा। अब इन 3 पाथ के ड्यूरेशन नीचे कैलकुलेट कर दिए गए। अब जो पहला पाथ हमने यानी देखा था स्टार्ट 1 3 4 फिनिश का, उसमें देखें कि उसका टाइम अगर ऐड किया जाए 3 + 7 + 2 तो वो 12 बनता है। दूसरा पाथ जो हमने किया था कि स्टार्ट एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 4 और फिर फिनिश, इसका टाइम देखें कैलकुलेट किया गया तो ये 14 बना। और तीसरा जो पाथ था उसका टाइम कैलकुलेट किया गया तो 9 बना। तो क्रिटिकल पाथ की क्या डेफिनेशन थी कि जो सबसे लंबा टाइम होगा जिस पाथ का वो क्रिटिकल कहलाएगा। तो हमारे पास ये जो सेकंड पाथ हमने डिफाइन किया था कि स्टार्ट एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी 4 और फिनिश, ये हमारा क्रिटिकल पाथ कहलाता है। अब यहाँ भी एक बात का ख्याल कीजिएगा, क्रिटिकल पाथ पर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके पास फ्लोट टाइम नहीं होता। इसके अलावा जितनी एक्टिविटी होगी क्रिटिकल पाथ से हट के बाकी पाथ पर उनके पास फ्लोट टाइम होगा। अगली डायग्राम में हम देखेंगे कि वो फ्लोट टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इस डायग्राम को देखें, इसमें एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 5 ये दोनों जो है ये क्रिटिकल पाथ पर नहीं है। लिहाजा एक्टिविटी 1 को अगर देखें तो इसका ड्यूरेशन है 3, इसके पैरेलल जो एक्टिविटी है जो क्रिटिकल पाथ पर है एक्टिविटी 2 उसका ड्यूरेशन है 5। इन दोनों को इकट्ठे कंप्लीट होना है। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी 1 जो है उसके पास 2 दिनों की गुंजाइश मौजूद है, वो 2 दिन आगे पीछे यानी लेट हो सकता है। क्यों कि एक्टिविटी 2 को 5 दिन मिले और एक्टिविटी 1 को 3 दिन की ज़रूरत है, तो 5 दिन के बाद ही अगली एक्टिविटी होनी है। लिहाजा एक्टिविटी 1 को एक फ्लोट टाइम मिल गया, वो कितना है 2 है। एक्टिविटी 5 को देखें तो एक्टिविटी 5 के पैरेलल 2 एक्टिविटीज़ हो रही हैं 3 और 4, उन दोनों का टाइम ऐड करें तो 7 और 2 9 दिन बनता है, जबकि इसका क्या है 4 दिन है। तो इसको यानी इसको 5 दिनों की गुंजाइश मिल गई है, तो ये 5 दिन जो है ये इसका फ्लोट टाइम बनता है। तो अब उम्मीद है आपको फ्लोट टाइम क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा एडवांटेजेस देखते हैं कि CPM के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्राम है तो डायग्राम से चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं। पूरे प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है तमाम वो डायग्राम में शो कर दी गई हैं। तो दूसरा जो इसका पॉइंट एडवांटेज है कि प्रेजेंट द टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अब जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर टास्क के ऊपर यानी टाइम लिखा हुआ है, जितना वो कंज्यूम होगा उन टाइम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट का हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि इसमें जो एक्टिविटीज़ जिनको हमने डिले नहीं करना वो भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं क्योंकि वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर होती हैं, और जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर नहीं होती उनको हम जितना डिले कर सकते हैं या जिनका फ्लोट टाइम हमें मिल सकता है उनका भी पता चल जाता है कि ये एक्टिविटी अगर हम थोड़ा बहुत डिले कर भी दें तो प्रोजेक्ट हमारा डिले नहीं होगा। मज़ीद एडवांटेजेस देखते हैं कि ट्रैकिंग द CPM इज़ आल्सो हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर अटेंशन नीडेड। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को या एजुकेशनल मैनेजर को पता चल जाता है एक्टिविटीज़ के साथ साथ कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं जो टाइम मुझे एलोकेट किया गया है कि मैं उसके मुताबिक वो एक्टिविटी मेरी मुकम्मल हो रही है या नहीं हो रही, तो उसे अपनी कारकर्दगी का पता चल जाता है। तो उसके अलावा CPM जो है वो तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ में यूटिलाइज़ होता है, सिर्फ एजुकेशनल या मैन्युफैक्चरिंग में या इसमें कंस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि अब तमाम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। उसके बाद ये है कि CPM का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे देता है कि आइंदा ऐसा प्रोजेक्ट दोबारा हमें करना पड़े तो ये हमें जो CPM ऑलरेडी हमारा बना होगा ये हमें फुल हेल्प करेगा उसकी एस्टिमेशन में। हमें बहुत सारी बातें पहले ही क्लियर होंगी इस प्रोजेक्ट पे हमारा कितना टाइम लगेगा। अब लास्ट में चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। पहली बात तो ये है कि CPM उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उस वक्त तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकली ये होता है कि जो प्रोजेक्ट टीम के मेंबर होते हैं उनको उनके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं होती कि वो 100% उनकी प्रेडिक्शन जो है वो टाइम के हवाले से शेड्यूलिंग के हवाले से उनकी सही हो, लिहाजा वहाँ पे गलती का इस्तेमाल हो सकता है। तीसरे नंबर पे ये है कि जो हम अपने प्रोजेक्ट पे प्रोसीड करते हैं प्रोग्रेस करते हैं तो हमारा जो क्रिटिकल पाथ है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि इतनी तब्दीली आ जाए कि हम एक्चुअल क्रिटिकल पाथ की शक्ल ही उसकी बिल्कुल बदल दें। फिर ये है कि क्रिटिकल पाथ्स आर नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई। हाँ, अब इसमें बाज़ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता, उस सूरत में क्रिटिकल पाथ को डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है।
तो ये है इसके डिसएडवांटेज। इसके साथ ही आज का लेक्चर का अख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जाते हुए फिर आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अगर क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। अल्लाह हाफिज़।